नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। आज से कंटिन्यू आपके शिक्षक भर्ती की क्लासेस हमारी चलेगी। आज हम सामाजिक विज्ञान से शुरू कर रहे हैं। यूनिट वाइज आपके टॉपिक्स हम लेकर चलेंगे और आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा यूनिट फर्स्ट इकाई 1 पर, जिसमें हम भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पर आज बात करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे यूनिट को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहते हैं, और आपके शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में 20 नंबर के प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट आपका भारतीय समाज है और भारतीय समाज में हम उनकी विशेषताओं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, जातिवाद, बाल श्रम, क्षेत्रीयता, शहरीकरण इत्यादि पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय समाज, जिसको इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, भारतीय समाज में कई सारी क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। भारतीय समाज दूसरे देश के सोसाइटी से अलग है। यहाँ के संस्कृति, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रीति रिवाज सभी दूसरे समाज से अलग है, दूसरे देश के सोसाइटी से अलग है। भारतीय समाज की मैं बात करूं तो समाज जो शब्द है, यह मनुष्यों के समूह या सामाजिक संबंधों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात जो समाज है वह एक व्यक्ति से नहीं बनता, बल्कि समाज का निर्माण बहुत सारे मनुष्यों के समूह से बनता है। अर्थात यह मनुष्यों का समूह है, क्योंकि एक व्यक्ति जब रहेगा वहाँ समाज का निर्माण नहीं होगा। तो समाज लोगों के समूह से निर्मित होता है। इस समाज को लेकर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। बात करूं मैं अरस्तु की, तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखो, अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया। सामाजिक इसलिए क्योंकि मनुष्य एक जगह में नहीं रह सकता। एक अकेला किसी जंगल में अगर उसको हम छोड़ दें तो मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य को रहने के लिए समाज में, व्यक्ति के बीच में रहना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये अरस्तु का कथन है। B.A. स्मिथ ने कहा कि भारत में एकता में अनेकता में एकता है। अर्थात भारत में एकता है और अनेकता में एकता क्यों? भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, सभी जाति के लोग निवास करते हैं, और भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग निवास करने के बाद भी एक साथ एक रूप में बंधे हुए हैं। इसलिए हमारे देश में एकता है। ठीक है, ये कथन है B.A. स्मिथ का। मैकाइवर एवं पेज ने भी भारतीय समाज को परिभाषित किया और इन्होंने कहा कि जो सामाजिक संबंध है उसके जाल को समाज कहेंगे। भाई, हमारे जो समाज है, इंडियन सोसाइटी में एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंध का नाम दिया है। ठीक है, ड्यूटर ने भी भारतीय समाज को परिभाषित किया। इन्होंने कहा समाज एक अमूर्त अवधारणा है। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक है, इनको याद रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ सवाल, एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में। ठीक है, चलिए आगे बात करें इनकी विशेषताओं की। समाज की क्या विशेषता हो सकता है? तो देखिए, समाज की विशेषता में पारस्परिक जागरूकता, अलर्टनेस रहती है, जागरूकता रहती है ना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, सबसे बड़ी जागरूकता की मैं अगर बात करूँ ना, तो समाज की जो स्थिति है, आपने देखा होगा, है ना, जैसे कोई तरक्की कर लिया तो उसको देख के वो जलने लगेगा। ये समाज की सबसे बड़ी विशेषता बोल सकते हैं, है ना। एक दूसरे को देख रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसको देख नहीं सकता, वो उसको देख नहीं सकता, है ना। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही देखने को मिल जाती है समाज में। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। अमूर्त व्यवस्था, समाज में अमूर्त व्यवस्था होती है। श्रम विभाजन एवं सामाजिकता। देखो, जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है,
उसमें श्रम विभाजन, कैसे श्रम का विभाजन हो जाएगा, हम समाज का छोटा ही रूप में आ जाए परिवार, ठीक है। परिवार की बात करें, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो चारों का कार्य अलग अलग बटा रहता है ना। ये श्रम विभाजन, जैसे एक बड़े किसान की अगर मैं बात करूं तो जैसे जेकर 20-25 एकड़ खेत है ना, तो कोई लोग कहते हैं ट्रैक्टर बस चलावे, कोई लोग कहते हैं खेती किसानी संभालवे, है ना। तो इस तरह से क्या है भाई, परिवार में जो श्रम है वो बटा होता है। लंबी जीवन अवधि व प्रजनन, ठीक है, जीवन अवधि भी लंबा होता है। परिवर्तनशील, अब समाज में तो परिवर्तन होता ही है, ठीक है, एक समय के साथ समाज में बदलाव होता है, समाज में परिवर्तन होता है, और ये भी समाज की विशेषताएं हैं। प्राचीनता एवं स्थायित्व, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी की, और भारतीय समाज बहुत समय से है। आदि मानव जब शहर की ओर बसने लगे, या आदि मानव जब बसने लगे, तो वहां पर जब नगरीकरण हुआ तब से जो है समाज चला आ रहा है, ठीक है। तो समाज बहुत प्राचीन है और स्थायी है। अध्यात्मवाद, इंडियन सोसाइटी में अध्यात्मवाद है, पूजा पाठ है, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, तो कोई और किसी को मानते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्मवाद भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत, देखो भारतीय समाज में, हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूं, तो कर्म पर विश्वास करते हैं, जिसनन करबे उसने पावे, है ना, और पुनर्जन्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। कैसे भाई, देखिए जैसे हमार दादा परदादा कोई भी मरते ना, तो ओकर हाथ गोड़ में चिन्हा लगा देते, काबर ओला लगती कि वो पुनर्जन्म हुई फिर से, और जो मैं चिन्हा लगा रही हूँ वही चिन्हा आई, है ना। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत इंडियन सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जाति व्यवस्था, भाई जाति व्यवस्था है, अक्सर आप देखोगे एक ही जाति वर्ण के लोग का बैठक उठक, उनका नियम, तो ये जाति व्यवस्था भी भारतीय समाज में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मतलब बड़ा परिवार, और संयुक्त परिवार के बारे में भी मैं बताऊंगा, परिवार के जब हम बारे में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दूं, संयुक्त परिवार जहां 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रह रहे हो, वो संयुक्त परिवार है, ठीक है। अर्थात एक बड़ा परिवार हम कह सकते हैं, और यही बड़ा परिवार जब आपस में मिलता है तो फिर वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, एक समाज के रूप में वो निर्मित हो जाता है, ठीक है। संस्कार भी है भाई, आप बड़े परिवार में रह रहे हो, एक समाज में रह रहे हो, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई बुआ है, कोई फूफा है ना, तो उसमें संस्कार तो होगा ही बच्चों में, वो सभी प्रकार के रिश्तों को देख रहा है, और सभी रिश्तों को जब बच्चा देखेगा तो वो सीखेगा भी, है ना। तो इंडियन सोसाइटी में संस्कार भी होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं भारतीय समाज जो है सर्वांगीण होता है, अर्थात थोड़ी थोड़ी सभी प्रकार की जो क्वालिटी है आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने प्रमुख विशेषताओं पर बात किया है, क्लियर है। इसी में अगला देखो, परिवार, परिवार जिसको हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। फैमिली की जब बात आती है मेरे दोस्तों, छोटा भी परिवार होता है, बड़ा भी परिवार होता है, ठीक है। लेकिन मैं परिवार को बताऊं उसके पहले मैं एक चीज बताऊं जो हमारे भारतीय समाज में हो रहा है। आजकल लड़का लड़की की शादी होते, ठीक है, लड़की मन कही थे नौकरी हाथ चाहिए, है ना। अब लड़का नौकरी है तो बढ़िया शादी हो जाते ओकर से अच्छा लड़की से, और नहीं हो जे नौकरी नहीं है तो एक बहुत समस्या हो गई। ओकरे बार मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़ो, शिक्षक भर्ती की तैयारी, नौकरी लेना ही है भाई, ठीक है। एक चीज और है जो भारतीय समाज में हमला देखे बर मिलते, ठीक है, अर्थात ये नौकरी वाला जो मुद्दा तो है, ठीक है ना, जातिवाद भी है। लेकिन हम बात करते हैं परिवार की, तो चलो परिवार क्या है। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से ये परिवार बना है, और लैटिन भाषा में यदि हम परिवार के अर्थ, परिवार की बात करें तो ये फैमुलस, लैटिन भाषा के ये फैमुलस से निर्मित हुआ है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है, परिवार का अर्थ नौकर या दास एवं माता पिता से निर्मित समूह,
अर्थात माता पिता से जो समूह निर्मित होता है वही परिवार है। कैसे भाई? सबसे पहले पति पत्नी दो रहते हैं, माता पिता, फिर बाल बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ते जाता है, एक पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ते जाती है ना। तो वो परिवार छोटा से बड़ा होते जाता है। तो इस तरह से परिवार होता है। और सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखना है और क्वेश्चन कई बार आया भी है, ये जो परिवार होता है बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। याद रखना इस बात को। सबसे ज्यादा अगर बच्चा सीखता है, अगर मैं बात करूं चलना, दौड़ना, कूदना, बोलना, बातचीत करना, ठीक है, सभी वो चीज परिवार से ही बच्चा सीखता है। इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला का नाम दिया गया है। ठीक है, परिवार एक सामाजिक संस्था है, यह भी याद रखना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये दोनों चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो परिवार प्रथम पाठशाला है और परिवार एक सामाजिक संस्था है। ये दो चीजें याद रखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे परिवार के प्रकार। देखिए, परिवार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है और उसमें भी अलग अलग मैं बात नहीं करूंगा, मेन जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, परिवार की बात करूं तो मैं सत्ता के आधार पर और वंश क्रम के आधार पर, ये दोनों आधार पर अलग अलग परिवार के प्रकार होते हैं। सत्ता के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक जहां परिवार के सियान पिताजी रथे और जहां परिवार के सियान माताजी रथे, वो कथन ना भाई डौकी सियाने, तो मतलब मातृसत्तात्मक परिवार मतलब वहाँ डौकी सियाने। ठीक है, अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बोलते हैं। ठीक है, तो पिता की जहाँ मुखिया हो पितृसत्तात्मक, माताजी जहाँ मुखिया हो मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक में जैसे गारो, खासी, ये जो जाति है ये यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है, ये सत्ता के आधार पर। वंश क्रम के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पितृवंशी और मातृवंशी, अर्थात पिता के वंश को आगे बढ़ाने वाला परिवार पितृवंशी हो गया और माता के वंश को आगे बढ़ाने वाला परिवार मातृवंशी। और आजकल दो प्रकार के चल रहा है, आपको बता दूं मैं। जो पिता के वंश को आगे बढ़ाता है, जैसे शहरों की मैं बात करूं तो जहां जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई भी किसी भी जाति के लोगों को शादी कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, जैसे पटेल, अब पटेल से शादी हो है, अब माँ पटेल है ना भाई, तो पटेल परिवार अर्थात मातृवंशी हो जाए तो फिर पूरा लोग लड़कन पटेल ही कहलाई। अगर ये मान लो ठीक है यादव में हो गए तो अब पिताजी यादव है तो पूरा पीढ़ी जो है यादव परिवार के लोग लेकर मन कहलाई, है ना। तो ये पितृसत्ता वंश के आधार पर पितृवंशी और मातृवंशी दो प्रकार के परिवार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये परिवार के प्रकार में वंश के आधार पर और सत्ता के आधार पर। आगे हम बात करें विवाह के आधार पर भी परिवार के प्रकार। अब विवाह के आधार पर कैसे, एक विवाही और बहुविवाही। ठीक है, एक अक्सर क्या होता है, देखो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में केवल एक ही विवाह चल रहा है भाई, ये बहुविवाह जो है इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, हिंदू जो सभ्यता है उसके अनुसार जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अब एक ही विवाह कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुविवाही जो परिवार होता था और इसमें टोडा, नायर, खस जाति के लोग करते थे, और इस बहुविवाही परिवार में बहुपति विवाह है जो कि उत्तर प्रदेश के खस जनजाति के लोग आज भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुपति विवाह, बहुत सारे पति रख सकते हैं, एक महिला एक स्त्री। और बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष कई पत्नी रख सकते हैं, और ये नागा, गौड़, बैगा, टोडा जनजाति में ये प्रचलित है। इसी तरह से समूह विवाह, और समूह विवाह भी जो है विवाह का ही एक प्रकार है। ठीक है, विवाह के अंतर्गत परिवार का प्रकार है। क्लियर है भाई। चलिए अब बात करें मुख्य जो कि आपके पेपर में आते हैं, वो है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, एकल परिवार मतलब जिसमें
पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो वो एकल परिवार है। संयुक्त परिवार की मैं बात करूं, संयुक्त परिवार इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं। अब दो पीढ़ी कैसे बनेगा भाई, माता पिता और लोग लड़का घलाको बिहार हो गए है ना, अब ये दो पीढ़ी आ गए तो ये बन गया संयुक्त परिवार। लेकिन एकल माता पिता और ओकर लोग लड़का बिहार नहीं हो है तो एकल परिवार है। जैसे ही ओकर बिहार होगी तो काय बन किस भाई वो संयुक्त परिवार। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य जब एक साथ रहें तो वो क्या कहलाता है, हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, परिवार समझ में आ गया। चलिए बात करेंगे हम विवाह की। ठीक है, विवाह के जब नाम आते ना, हाँ तो बेरोजगार संगी मन के तो एकदम रोम रोम हाँ खड़ा हो जाते भाई। काबर, जब नौकरी नहीं है तब छोकरी नहीं है ना, तो विवाह मतलब सरकारी नौकरी पाना सबसे बड़ी बात। तो चलिए विवाह को अगर मैं परिभाषित करूं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक सामाजिक संस्था, विवाह का नाम है, विवाह एक सामाजिक संस्था है। जैसे परिवार एक सामाजिक संस्था है, क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें समाज के अंदर ही होती है मेरे दोस्त, इसलिए ये भी एक सामाजिक संस्था है। अब हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, अलग अलग विवाह के नियम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है तो फिर हिंदू विवाह की ही मैं बात करूंगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह में बहुत सारे विवाह होती है, जैसे मेहर प्रथा है ना, और बहुत सारी है, मेहर वेहर जैसे करते हैं ना, तो इस तरह से। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह की। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में विवाह के 8 नियम बताए हैं, 8 स्वरूप बताए हैं। और अब इन 8 स्वरूपों में आप नीचे कमेंट करेंगे कि आपके समाज में कौन से प्रकार का विवाह होता है। ठीक है, और बात करें हम इन 8 प्रकार के जो विवाह के स्वरूप की, तो सबसे पहला आता है ब्राह्मण विवाह। ठीक है, और ये विवाह हमारे समाज में होता है भाई। मैं बता दूं 2 प्रकार विवाह होते हैं, एक तो कथन बामन विवाह और एक कथन ढेढ़ा विवाह। ठीक है, तो ब्राह्मण विवाह होते, अब ढेढ़ा विवाह खत्म होगी। ठीक है, तो ब्राह्मण विवाह ये फेमस शादी है जो कि बहुत सारे समाज में ये इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें 21 पीढ़ी पवित्र होने वाला विवाह है, अर्थात 21 पीढ़ी के जो पुत्र होते हैं 21 पीढ़ी तक पवित्र हो जाते हैं ब्राह्मण विवाह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिता के द्वारा वेद मंत्र का जाप करके पूजा पाठ करके कन्या को लाते हैं। ठीक है, अर्थात अगर पुत्री की मैं बात करूं तो एक पुत्री के जो माता पिता हैं, कन्या के माता पिता हैं, पूजा पाठ करके कन्या का जब दान करती हैं तो वो कहलाता है ब्राह्मण विवाह। ठीक है, दूसरा आता है दैव विवाह। अब इस कार्य से निपुण पुरोहित को दान के रूप में, देखो अब दैव विवाह में क्या होता है, कन्या को ही जो है पुरोहित जो पूजा करवाता है उसी को दान में दे देते हैं, तो ये दैव विवाह कहलाता है। ऐसे ही आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह जो कि यूपी बिहार में चलता है, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह के स्वरूप हैं। ठीक है, मैं सबको नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 1-2 की बात की है। ठीक है, इसमें राक्षस विवाह में क्या होता है, छल कपट करके विवाह कर लिया जाता है, तो वो राक्षस विवाह है। ठीक है, और पैशाच क्या है, तो बलपूर्वक आप उनके साथ रिलेशन बना करके जब शादी कर लेते हो तो वो क्या है भाई, पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। तो आप ये विवाह के स्वरूप हैं। ठीक है, चलिए विवाह की परिभाषा मैं बता दूं, 1-2 जो शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है, क्या परिभाषा दिया, लूसी मेयर ने कहा कि विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से उत्पन्न संतान माता पिता की वैध संतान कहलाता है। देखो भाई विवाह मतलब अब विवाह के बाद में जब लोग लड़का होते तो वह वैध है ना, कानूनन वो वैध संतान कहलाता है। तो इसी को लेकर कोरिलेट करके लूसी मेयर ने विवाह की परिभाषा दिया है। ठीक है, HR रिवर्स ने क्या कहा, विवाह जो है यौन संबंधों से नियमन की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये 2 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विवाह को परिभाषित किया है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है, तो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जटिल और विविध है।
एक तरफ जहां भारत में महिलाओं की शिक्षा, उनकी राजनीति और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में प्रगति किया है, हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। भले ही प्राचीन समय में महिलाओं को कुछ काल में दबाया गया, कुछ काल में बराबर दर्जा भी मिला है, ऐसा नहीं है ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो महिलाओं को आज पुरुषों से ज़्यादा शिक्षित है। और इसका सीधा उदाहरण जब आप स्कूल कॉलेज में आप पढ़ता ना, जाके देखिए, जब तक ना लड़का मन पढ़ते ओकर ज़्यादा संख्या लड़की मन के हवा सब जगह। और दूसरी तरफ देखो, आज जो है महिलाओं की स्थिति, उनकी प्रगति में सुधार आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अर्थात कुछ ऐसे राज्य भी हवे, जी हाँ, जैसे राजस्थान वगैरह में तो एकदम कम कम उम्र में शादी ब्याह हो जाते हैं ना। तो कुछ ऐसे भी सामाजिक स्थिति है कि आज भी महिलाओं को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। शिक्षा और सशक्तिकरण में भारत में जो महिलाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है, ठीक है, आज महिलाएं जो है शिक्षा प्राप्त कर रही है और विभिन्न कार्य भी आज महिलाएं कर रहे हैं। उनको बड़े बड़े पद, ऊंचे ऊंचे पद भी आज मिल रहे हैं। ट्रेन से लेकर लोको पायलट तक चलाने का काम आज महिलाएं कर रही हैं। प्यून से लेकर कलेक्टर तक का पद आज महिलाएं संभाल रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पद आज महिलाओं के हाथ में हैं। अर्थात यदि कहूँ तो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में भी आज जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन महिलाएं, आधुनिक युग की जो महिलाएं हैं, वर्तमान युग की जो महिलाएं हैं, वो कर रही हैं। कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हैं जो महिलाओं को झेलना पड़ता है, जैसे घरेलू हिस्सा। आज भाई घरेलू हिंसा महिला मतलब जला दिक्कत है ना, दहेज के मतलब अपराध दहेज के नाम से। तो इस तरह से कुछ सामाजिक चुनौतियां भी उनको सहनी पड़ रही है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह भी कर दिया जाता है। शिक्षा में भी भेदभाव किया जाता है। लड़का रहता है घर में रही कमा खवही, एला ज़्यादा पढ़ाबो, लड़की है तो ससुराल चल दी, एला काय पढ़ाबो, इस तरह से, है ना। तो समाज में भेदभाव भी हो रहा है महिलाओं के साथ, ऐसा नहीं है। दहेज को लेकर लैंगिक भेदभाव भी होते हैं ठीक है, तो ये भी समाज में आज हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में उनको रखा जाता है। आज महिलाओं के कानूनी अधिकार भी आज बहुत सारा मिल गया है। भारत सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, समान कार्य समान वेतन। भाई हमरे जैसे वो भी तो काम करते ना, तो उनको भी समान वेतन का अधिकार। तो महिलाओं को संविधान में समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरह से महिलाओं की जो स्थिति आज बदली है। और कई काल में स्थिति गिरा था, लेकिन कई ऐसे भी काल है जब उनकी स्थिति ठीक रही है। वैदिक काल में लगभग ठीक रहा है, ठीक है। आगे बात करें जातिवाद और क्षेत्रीयता की। जातिवाद जो जाति के आधार पर होता है और क्षेत्रीयता जो कि क्षेत्र विशेष के लगाव के आधार पर होता है, और ये दोनों सामाजिक बुराई है मेरे दोस्तों। जातिवाद और क्षेत्रीयता ये दोनों सामाजिक बुराई है जो भेदभाव और विभाजन का कारण बनता है। आप देखोगे अक्सर यूपी बिहार में ना, मैं देखता हूँ भाई भोजपुरी पिक्चर में ना, पूरा जातिवाद के लड़ाई में अक्सर ज़्यादा देखे पर मिलते हैं। तो ये जातिवाद है। और अब हमारे छत्तीसगढ़ के में भी यही स्थिति अभी बना थे ना, जातिवाद के लड़ाई झगड़ा बहुत देखे पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये जातिवाद एक प्रकार के सामाजिक बुराई है। अब लोगों को उनके जाति के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। अक्सर देखेंगे कि चाहे नीच जाति के, चाहे ऊंच जाति के, जातिगत भेदभाव। जबकि क्षेत्रीयता में उनकी क्षेत्रीयता को लेकर उनको भेदभाव करते हैं, है ना। जैसे क्षेत्रीयता को लेकर भेदभाव होता है, जैसे हमन छत्तीसगढ़ के हैं, जैसे हमन कोई अन्य, जैसे अभी हो रही से घटना है ना, जैसे तमिलनाडु साइड जल देवे तो छत्तीसगढ़ के भाग कि यहाँ धन दुकान वगैरह नहीं खोल सकत। तो इस तरह से भी कई राज्यों में भेदभाव हो जाते हैं ना। जातिवाद को मैं अगर परिभाषित करूं तो जातिवाद में लोगों को उनके जाति के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, अर्थात उसको या तो कम आंका जाता है, या उसको नकारात्मक रूप में देखा जाता है, या उसको अपमानित किया जाता है, तो यही जातिवाद कहलाता है, ठीक है। अब भारत में जातिवाद ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के कारण रहा है।
जातिवाद के क्या इसका परिणाम होता है? सामाजिक असमानता आती है, भेदभाव आता है, अन्याय का कारण बनता है। आप गलत काम कर जाते हो, है ना, जातिवाद के वजह से आप गलत दिशा में चले जाते हो, गलत चीज कर डालते हो। ठीक है, बात करूं क्षेत्रीयता की। क्षेत्रीयता में लोग अपने क्षेत्र विशेष को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक मूल्यों को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और यही प्रमुख वजह है कि ये क्षेत्रीयता को जन्म देता है, जो कि एक सामाजिक बुराई में से एक है। ठीक है, आज भारत में क्षेत्रीयता भाषा, संस्कृति, राजनीतिक सीमाओं पर आधारित हो सकती है, जो लोगों को अलग अलग क्षेत्र में बांटती है। ठीक है, और इसके क्या परिणाम होते हैं? क्षेत्रीयता से विभाजन होता है, टकराव होता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। ठीक है, और अब बात करूं मैं जातिवाद और क्षेत्रीयता में क्या संबंध है एक साथ मौजूद। देखो, जहां जातिवाद है वहां क्षेत्रीयता दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं और एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग राजनीतिक रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है यदि आप लेना चाहो तब। ठीक है, जातिवाद क्षेत्रीयता से अगर हमें निपटना है, उनका हमको समाधान करना है, सामाजिक ये बुराई है, इनको समाज से अगर दूर करना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि यदि आप शिक्षित करोगे तो जातिवाद और क्षेत्रीयता पैदा ही नहीं होगा। सामाजिक सुधार भी हमको करना होगा। अगर समाज में सुधार आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, कानून, इसको लेकर सख्त कानून बनाया जाए ताकि जो भी जातिगत भेदभाव करे या फिर कानून क्षेत्रीयता को लेकर, तो इस पर कार्रवाई हो सके। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करें गरीबी और बाल श्रम की। गरीबी और बाल श्रम ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जहां गरीबी है, गरीबी का प्रमुख कारण ही बाल श्रम है। भाई, बाल श्रम मतलब नानकन उम्र में काम बूता करे जाना। और ये स्थिति कब आई? जब गरीब रहता। अब गरीब रहता, पेट ला पाले पोसे नहीं सकबे, नानकन लइकल दे दूधा भेज देते, जा बेटा कमा के लाबे तब तो पेट ला पोसबो पालबो, है ना। तो गरीबी ही है जो कि बाल श्रम को पैदा करता है, बाल श्रम को जन्म देता है। और बाल श्रम मतलब क्या है भाई? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना। इसमें घर के काम नहीं है ना, जैसे खेती किसानी के काम करवाता ना, वो ओकर छोड़ के ना, वो सब नहीं है। बाहर में जैसे कोई काम करवाया बार भेजा था, ये सब बाल श्रम में आता है, घर के काम में नहीं है भाई। तो बाल श्रम अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जब हम काम करवा रहे हैं, वो क्यों? गरीबी के ही वजह से। इसलिए गरीबी और बाल श्रम एक दूसरे से कोरिलेट हैं, वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, विस्तार की बात करूं गरीबी और बाल श्रम के संबंध, तो गरीबी और बाल श्रम एक प्रमुख कारण है, अर्थात गरीबी का ही प्रमुख कारण बाल श्रम है। गरीब परिवार अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को काम में भेज देते हैं। ठीक है, कि 4 पैसा ज़्यादा कमाबो, है ना, और पढ़ाई लिखाई छोड़वा देते। और अक्सर हमको ना ये गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलता है। जब आप लोग ना साथियों, जब बस्तर सरगुजा जैसे इलाका में तुमन की जब पोस्टिंग हो ही ना, तब ज़्यादा देखे मिली। लड़का मन ला दई दादा मन मऊहा भी ने भेज देते, 4 पैसा ही कह के स्कूल सुनना, लड़का बन गया है मऊहा भी ने। ये अक्सर बस्तर सरगुजा वाला जो स्कूल है वहाँ देखने को मिलते हैं। अब बाल श्रम गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। जो बच्चे काम करेंगे भाई, वो तो स्कूल जाएंगे ही नहीं, है ना। अब स्कूल नहीं जाएंगे, वो बाद में वेतन, वो क्या करता है, कम वेतन की नौकरी में चले जाते हैं। अक्सर हमारे इधर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। मैं कई जगह मैं स्वयं देखा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल टेंट से छवाते ना, तो छोटे छोटे लड़का मतलब टेंट में ले जाते, सस्ता वो 20-30 धरा देते और ओकर काम हो जाते। तो ये भी स्थिति आजकल हो रही है। दुकान में बच्चों को दे दिए, काम करवाया जाता है। ठीक है, तो बाल श्रम के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण मैंने कहा गरीबी, है ना। गरीबी ऐसी है कि लड़का ला स्कूल भेजे के बजाय काम बोता में भेजते। सामाजिक मानदंड, अब सामाजिक मानदंड बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अन्य शिक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक मानसिकता भी बन गया है, पढ़बो लिखबो तो काय करबो, पढ़ लिख के
काम भूता करबे, कुछ सीखे रहे, 4 पैसा आही, ये भी एक मानसिकता बने है। अरे अक्सर ये मानसिकता ना, जिनके माता पिता शिक्षित नहीं होते वहां पर ऐसी मानसिकता हमको ज्यादा देखने को मिलती है। अर्थात शिक्षा की कमी ही बाल श्रम को जन्म देता है। गरीबी भी तो शिक्षा की कमी से ही आती है। स्वास्थ्य खराब होता है, सही पोषण नहीं मिल पाता, और ये भी जो है बच्चों को काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, अब इस बाल श्रम से क्या परिणाम निकल कर आता है? जिस बच्चे को बाल श्रमिक बनाया गया वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। नानकन लड़का खेले कूदे के उम्र में बेचारा काम बूता करवावे तो ओकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेबेच करी, उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। कहते ना बड़ लड़का में काम करिस तब बुटर्रू हो गए, तो भाई काम बूता ज़्यादा करी तो भी उसके शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होगा, और भविष्य में अवसर भी सीमित हो जाता है। भाई तब पढ़े चनिए तो तोर क्षेत्र कहाँ रही, सिर्फ जाबे और मरद ले काम बूता करबे, काबर तोर अवसर हाँ खत्म हो गिस ना, एक लिमिटेड हो गया अवसर। पढ़े लिखे रहे तो कोई भी काम में पढ़ी लिखे वाला काम कर सकता, लेकिन तब पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वही प्लांट में जाके कुली कबाड़ी वाला काम करबे, तो सीमित हो गए है ना, इनकम जो अवसर है वो सीमित हो जाता है। तो ये है बाल श्रम के जितने भी रीज़न हैं। ठीक है, अब इससे कैसे छुटकारा हमको पाना है, बाल श्रम से हम कैसे निपटे? तो अगर गरीबी कम किए तो बाल श्रम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन गरीबी कम करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा के हमको उपाय करना है। शिक्षा को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित रहेंगे बाल श्रमिक नहीं बनेंगे, ना बनाएंगे बच्चों को, है ना। सामाजिक मानदंडों को भी बदलना होगा, बाल श्रम के खिलाफ कानूनी उपाय करना होगा। हालांकि आज बाल श्रमिक जो एक्ट बना हुआ है, जिसको लेकर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो मैंने अभी बताया, बाल श्रमिक में आते हैं, तो इसको लेकर ठोस कानून है। और आप बड़े बड़े दुकानों होटलों में आप जाओगे तो उसको कानून को लेकर ऑटोमेटिक जो है लगा होता है, आप वहाँ देख सकते हो। हमारे यहाँ बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है, ऐसा लिख दिया जाता है बड़े बड़े होटलों में। ठीक है, अब हम बात करें शहरीकरण की। ये शहरीकरण क्या है? शहरीकरण अर्थात ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जब लोग जा रहे हैं, और क्यों जाते हैं? विकास के लिए। भाई मोर लोग लड़का पढ़ी लिखी शिक्षित हुई, है ना, सुविधा रही, सुख सुविधा, वो सब चीज़ को देखते हुए क्या करता है भाई, परिवार शहर की ओर जाता है। तो ये शहरीकरण है। इसमें शहरीकरण से क्या होता है? एक निश्चित समय के साथ होता है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों का इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। खैर ये ज़्यादा उतना नहीं है। ठीक है, अर्थात ग्रामीण आबादी से शहर आबादी में जाकर बसना शहरीकरण है, और यह एक सतत प्रक्रिया है। भाई देखिए, जो गरीब किसान रहते ना, वो मन शहर में नहीं जाए, ना कर नौकरी तो पा जाए, कोई भी अब सरकारी कर्मचारी हो गए या फिर कोई भी बढ़िया नौकरी पा गए, प्राइवेट नौकरी, तो शहर की तरफ वो जाना पसंद करते हैं, है ना। शहर में वो रहना पसंद करते हैं। क्यों? उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इस कारण से लोग जो है शहरों की तरफ जाते हैं। इनके प्रभाव कई सारे हैं, इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। जैसे आर्थिक विकास तो होगा, आप शहर जाओगे तो शहर जावे ना तो सब लोग काम बोता मिलते, गाँव में तो नहीं है ना। शहर में जैसे 3-5 जन परिवार में है तो दुकान में लग जाए 5-5 हज़ार दी, तक में 15-20 हज़ार आवक हो गई। तो आर्थिक विकास होता है शहर में जाने से, जीवन शैली भी बेहतर होती है और सामाजिक परिवर्तन भी होता है। जबकि अगर नकारात्मक प्रभाव की मैं बात करूं तो शहरों में प्रदूषण है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, औद्योगिकीकरण जहां होती है ना, आधुनिकीकरण से यहाँ पर पॉल्यूशन तो होगा ही, यातायात की समस्या है, टीटी पोपो करते रहते गाड़ी मोटर के आवाज़, एक्सीडेंट के खतरा भी है, आवास के कमी है, नान कुरिया में रहे बर लागते, काबर के घरे नहीं है, स्क्वायर फीट में बिकते। शहर में तो 1-1 डिसमिल जमीन के 10 लाख 12 लाख हो गए अंदर के प्लाट के। तो आवास की कमी हो गई है शहरों में, क्योंकि हर कोई शहर में ही जाना पसंद करेगा, तो होगा ही, जाहिर सी बात है ना। भारत में शहरीकरण, आज भारत में जो शहरीकरण है तेजी से हो रहा है, और कैसे तेजी से हो रहा है इसका सिंपल सा उदाहरण, आप चांपा जाओ,
जांजगीर जाओ, बिलासपुर जाओ, रायपुर जाओ, और तकन जमीन बिकते, प्लाट कटे है, काबर हर कोई शहर में जाना पसंद करते। हमन गांव के अंदर थोकन बड़े शहर के थे, औ बड़े शहर थे, औ बड़े शहर चापा के थे बिलासपुर में पसंद करी, बिलासपुर के थे हम रायपुर में रहा कही, और रायपुर के मन दिल्ली मुंबई में जा कर थे। तो ये हो रहा है ना। इसको लेकर कई सारी चुनौतियां भी है, शहरीकरण में बहुत सारे चुनौतियां, जैसे भाई जल की कमी बड़ी चुनौती है। जल की भाई ये अकेला, अगर मैं एक ही रायपुर में ही आप चले जाओ, जांजगीर में ही आप चले जाओ, वहां पर टैंकर आता है पानी के लिए, लेकिन गांव में ऐसी समस्या नहीं है। प्रदूषण, अगर अभी प्रदूषण की बात करूं मैं तो पूरे भारत में जहां तक रायपुर सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना गया था। और चूंकि गरीबी तो आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रोजगार भी है सबके पास, तो सतत विकास भी होता है, ऐसा नहीं है। शहरों में आज स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में विजन लाया हुआ है। इस मिशन के तहत क्या होता है, शहरों का और सौंदर्यीकरण हो रहा है। अमृत मिशन है, ये सरकार की योजना है। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन, स्वस्थ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों हैं। ये कार्यक्रम जो है आज केंद्र सरकार द्वारा संचालित भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये साथियों आपके यूनिट फर्स्ट, जिसमें सभी टॉपिक्स जितने भी हैं हमारे यूनिट फर्स्ट में, मैं इस वीडियो में आप सभी तक साझा किया हूँ। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो इकाई 2 पर बात करेंगे, यूनिट 2 पर बात होगी, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सभी विषय साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कला वाले हो, विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, अंग्रेजी वाले हो, संस्कृत वाले हो, हिंदी वाले हो, सामाजिक विज्ञान वाले हो, सभी साथी शिक्षक वर्ग 2 इस क्लास को ले सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।